वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर शुरू किया था और रिसेप्टर में हमने पोलर एंड नॉन पोलर रिसेप्टर्स देखे थे, राइट। पोलर और नॉन पोलर रिसेप्टर्स में हमने नॉन पोलर रिसेप्टर कंप्लीट कर लिए थे और पोलर रिसेप्टर में हमने जीपीसीआर कवर किया था। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर विल कवर अदर रिसेप्टर्स विच आर मेड फॉर पोलर सिग्नल्स। पोलर सिग्नल्स मतलब कि ऐसे सिग्नल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर पोलर रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोलर सिग्नल्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो उनके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट रहने चाहिए, राइट। तो जीपीसीआर हमने कवर कर लिया था और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसको हम प्यार से आरटीके भी कह सकते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। यहां पर सिग्नल की तरह काम करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स। वेरियस growth factors will work as signal as well as insulin, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ऐसे ग्रोथ फैक्टर यहां पर सिग्नल की तरह काम करेंगे और इनको रिसीव करने वाला रिसेप्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होगा। रिसेप्टर की पोजीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है और इसको टायरोसिन काइनेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहती है, राइट। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हैव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी on its cytoplasmic domain। साइटोप्लाज्मिक डोमेन मतलब ये वाला डोमेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म शुरू हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में जो डोमेन है उसको साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहेंगे हम, राइट। और जो इधर लिगैंड के साथ कंबाइन होगा उसे हम लिगैंड बाइंडिंग डोमेन कहेंगे। तो बेसिकली इनिशियली जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। लेकिन जब लिगैंड की एंट्री होगी तो लिगैंड की बाइंडिंग के बाद दोनों भी मोनोमर अब डायमराइज हो गए हैं, मतलब कि दोनों भी मोनोमर ज्वाइन हो चुके हैं। जैसे ही दोनों मोनोमर ज्वाइन होते हैं अब इनके टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी और ये खुद के ऊपर फॉस्फोरिलेशन कर देंगे, राइट। इन्होंने खुद के ऊपर फॉस्फोरिलेशन किया है। जैसे ही टायरोसिन काइनेज डोमेन ने खुद के ऊपर फॉस्फोरिलेशन कर दिया, अब ये टायरोसिन काइनेज डोमेन किसी एक टारगेट प्रोटीन, जैसे कि यहां पर इनएक्टिव रिस्पॉन्डिंग प्रोटीन हमने शो किया है, ये टायरोसिन काइनेज डोमेन अब इस इनएक्टिव रिस्पॉन्डिंग प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिससे आप देख सकते हो रिस्पॉन्डिंग प्रोटीन एक्टिव हो चुका है और उसके पास अभी फॉस्फेट है। और इस फॉस्फेट को कहां से लिया गया है? एटीपी से लिया गया है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहती है। ये अपने टारगेट प्रोटीन के टायरोसिन रेसिड्यू पर फॉस्फेट ऐड करता है, राइट। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, दैट मीन्स addition of phosphate on tyrosine residue
ऑफ टारगेट प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन के टायरोसिन रेसिड्यू के ऊपर फॉस्फेट का एडिशन किया जाएगा। तो अब एक बात याद रखना कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर है वह मोनोमेरिक फॉर्म में रहेगा। रिसेप्टर इज मोनोमेरिक। इंसुलिन का रिसेप्टर डायमेरिक रहेगा और पीडीजीएफ का भी रिसेप्टर डायमेरिक रहेगा। मतलब कि इंसुलिन और पीडीजीएफ के रिसेप्टर पहले से ही इस कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं, डायमराइज्ड रहते हैं। लेकिन हमने नॉर्मली देखा है कि मोनोमेरिक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब सिग्नल आता है तब डायमराइज हो जाते हैं, और डायमराइज होने के बाद फिर उनकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। फॉस्फोराइलेशन होके ये अपने टारगेट प्रोटीन के टायरोसिन रेसिड्यू के ऊपर फॉस्फेट को ऐड करेंगे। याद रखना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को ग्रोथ रिसेप्टर्स कहा जाता है। These are called as ग्रोथ रिसेप्टर्स। उसके पीछे रीजन ये है कि सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल सिग्नलिंग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू कैरी आउट होती है। दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग is responsible for cell growth. That's why इसे हम ग्रोथ रिसेप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रोथ रिसेप्टर। ओके, तो ग्रोथ रिसेप्टर, these are responsible for growth of cell. तो रासमैप पाथवे ईस्ट, सी एलिगन्स, ड्रोसोफिला और मैमल्स के केस में कैरी आउट होता है। ईस्ट के केस में माल्टिंग, स्पोरुलेशन, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सी एलिगन्स, ड्रोसोफिला और मैमल्स के केस में सेल प्रोलिफरेशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये रासमैप पाथवे। ठीक है, रासमैप पाथवे। देन बात करते हैं कि रासमैप पाथवे में अब हम देखते हैं कि रासमैप पाथवे में कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। थोड़ा याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और जब इनका सिग्नल आएगा तब वे डायमराइज होते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल हमको दिख रहा है FGF लिगैंड डाइमर, दैट मीन्स फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। जैसे PDGF रहता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, EGF रहता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, NGF रहता है, न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर, उसी तरह फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रहता है। और ये फाइब्रोब्लास्ट अब डाइमराइज हो चुका है, फाइब्रोब्लास्ट लिगैंड डाइमराइज हो चुका है, और यहां पर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ रिसेप्टर भी डाइमराइज हो चुके हैं। ये पहला रिसेप्टर, ये दूसरा रिसेप्टर जो डाइमराइज हो चुका है, राइट। और डाइमराइज होने के बाद आप देख सकते हो कि इनकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो चुकी है। इन्होंने खुद के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर लिया है, राइट, खुद के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर लिया है। और जैसे ही इन्होंने अब यहाँ पर फॉस्फेट ऐड किया है, तो फॉस्फेट लविंग प्रोटीन्स जैसे कि
GAP और SOS ये आके FGF रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में एसोसिएट हो चुके हैं, राइट, साइटोप्लाज्मिक डोमेन में एसोसिएट हो चुके हैं। अब जैसे ही एडेप्टर प्रोटीन जैसे कि SOS और GAP यहां पर इस साइट में बाउंड हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर एक्टिव होने के बाद अब जो रास प्रोटीन है, ये रास प्रोटीन अपने GDP बाउंड फॉर्म से GTP बाउंड फॉर्म में आ जाएगा और ये रास प्रोटीन अब अपना GTP बाउंड जो नेचर है वो कन्वर्ट करेगा GDP बाउंड में फिर से, और जब ये वाला कन्वर्शन होगा तब इस प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा जिसका नाम है राफ। फिर बाद में MEK एक्टिवेट होता है, फिर बाद में ERK एक्टिवेट होता है और ERK न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव कर देगा। तो ये पूरी सिग्नलिंग इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से याद ना रखते हुए आप ऐसा समझ सकते हो कि लिगैंड बाइंड होता है किसके ऊपर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के ऊपर। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फिर बाद में GEF नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ये वाला GEF जो कि SOS के साथ एसोसिएटेड है। बीच में आप SOS भी याद रख सकते हो कि SOS एक्टिव होता है फिर GEF एक्टिवेट होता है। GEF दैट मींस ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसके लॉन्ग फॉर्म याद मत रखो, लॉन्ग फॉर्म याद ना रखते हुए आप सीधे सीधे उसके शॉर्ट फॉर्म्स में ही उसको बार बार रिपीट करो, ठीक है। लिगैंड ने बाइंड किया है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अब जाके बाइंड हुआ है SOS के साथ, SOS एक्टिव होने के बाद ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर GEF एक्टिव हुआ, GEF के बाद रास एक्टिव हुआ, रास के बाद राफ एक्टिव हुआ, राफ के बाद MEK के बाद ERK और ER ने न्यूक्लियस में प्रेजेंट इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव कर दिया है, जिससे अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। मतलब कि यहां पर ये देखिए mRNA बन रहा है, राइट, mRNA बन रहा है और स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन होगा। अब वो कौन से जीन का एक्सप्रेशन होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो जीन एक्सप्रेस होगा दैट विल बी दी we can say that will be the genes which are involved in growth factor। ऐसे जीन्स जो ग्रोथ फैक्टर में इन्वॉल्व होंगे वो यहां पर एक्सप्रेस होंगे, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और सवाल कैसे आता है ये पहले समझो। सवाल ऐसा आता है कि which of the following represents correct order of RAS-MAP pathway? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रास मैप पाथवे। तो आपको ये वाली चीज पता चाहिए जो हमने बॉक्स में डिस्कस की है कि लिगैंड बाइंड होता है आरटीके से, आरटीके एक्टिवेट करता है एसओएस को, एसओएस एक्टिवेट करता है जीईएफ को, जीईएफ एक्टिवेट करेगा रास, रास के बाद राफ, राफ के बाद मैक, मैक के बाद ईआरके और ईआरके अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे सिंपल सवाल आते हैं सेट एग्जाम में। तो आपको बस ये डायग्राम 4-5 बार अच्छे से समझनी है और इस ऑर्डर को याद में रखना है। अगर ये ऑर्डर आपके याद में रह जाए, मतलब कि इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पाथवे की, विच इज PI3 काइनेज पाथवे। PI3 काइनेज पाथवे को आप AKT काइनेज पाथवे भी कह सकते हैं या PI3 काइनेज पाथवे भी इसको कह सकते हैं।
इसका काम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट काम है PI3 काइनेज पाथवे का। नंबर 1 इज सेल सर्वाइवल pathway. It is cell survival pathway. It stimulates protein translation, and also it inhibits autophagy. Autophagy, that means सेल अपने अंदर के ऑर्गेनेलीज जब डैमेज हो जाते हैं, सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज जब डैमेज हो जाते हैं तो सेल का सर्वाइवल सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, अगर वो डैमेज बहुत ज्यादा हो तो। अगर सेल के ऑर्गेनेली ही डैमेज्ड है तो सेल सर्वाइव करके क्या करेगा? तो ऐसे केस में ऑटोफैगी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, वो सेल खुद को ही मार डालेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनेली भी ऑटोफैगोसाइट, उसका ऑर्गेनेली का भी ऑटोफैगी होता है, और एट द एंड फिर सेल भी मर जाएगा। तो मोस्टली ऑटोफैगी इज कंसर्न विद ऑर्गेनेली का उसको ये ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कंसर्न विद ऑटोफैगी। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि AKT काइनेज नाम का प्रोटीन काम करता है। इसकी सिग्नलिंग आप बिल्कुल भी याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि PI3 काइनेज पाथवे में mTOR-C2 नाम का प्रोटीन आता है, mTOR-C2, और ये mTOR-C2 इनहिबिट करता है ऑटोफैगी को। इस mTOR-C2 का इनहिबिटर है राफामाइसिन, विच इज अ ड्रग। बस ये चीज आपने याद रख ली तो यहां से क्वेश्चन आने वाला कि PI3 काइनेज पाथवे में वो कौन सा प्रोटीन है जो ऑटोफैगी को इनहिबिट करेगा, एंड दैट प्रोटीन इज mTOR-C2। और फिर ऐसा भी सवाल आता है कि ऑटोफैगी को अगर इनिशिएट करना है तो कौन सा ड्रग यूज करना पड़ेगा? देन दैट ड्रग विल बी राफामाइसिन, जो कि इनहिबिट करता है mTOR-C2, जिससे कि ऑटोफैगी परफॉर्म हो। बस ये अगर बात आपने याद रख ली तो मोर देन सफिशिएंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट third pathway, which is activation of phospholipase C gamma by tyrosine kinase. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पाथवे है, याद करो हमने कुछ ऐसा देखा था। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रहा हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। राइट, और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ एसोसिएट हो चुका है सिग्नल और लिगैंड, लिगैंड। अब जैसे ही लिगैंड बाइंड हुआ तो टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में चेंजेस क्या होंगे कि ये ऑटोक्रॉस फॉस्फोरिलेशन कर लेगा, खुद के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन डोमेन के ऊपर भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद अब आगे कुछ इस तरीके से प्रोटीन आके बाइंड होगा फॉस्फोलाइपेज सी गामा, जिसके ऊपर बेस्ड इस सिग्नलिंग को नाम दिया गया है। दिस इज फॉस्फोलाइपेज सी गामा, राइट, फॉस्फोलाइपेज सी गामा। अब फॉस्फोलाइपेज सी गामा जाके क्लीव करेगा एक
मॉलिक्यूल को जिसका नाम है PIP2, PIP2 दैट मीन्स फॉस्फेटिडिल आयोनोसिटॉल बिसफॉस्फेट, फॉस्फेटिडिल आयोनोसिटॉल बिसफॉस्फेट, फॉस्फेटिडिल आयोनोसिटॉल बिसफॉस्फेट को क्लीव किया जाएगा IP3 एंड डाइअसाइल ग्लिसरॉल में। अब ये IP3 जाके बाइंड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट अपने रिसेप्टर के साथ। ये सपोज कुछ चैनल्स है, कैल्शियम चैनल्स, जो कि क्लोज्ड है, और इस कैल्शियम चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर फॉर IP3। ये देखिए, ये दिख रहा है रिसेप्टर। इन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होने वाला है IP3, जिसको हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए, यहाँ पर आके बाइंड हो गए IP3। अब जैसे ही IP3 बाइंड हो जाएंगे, अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है वह बाहर आएगा, क्योंकि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, राइट। IP3 जब अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा, तब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिससे कैल्शियम अब अंदर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। बाहर की तरफ कैल्शियम आने की वजह से हम कहेंगे कि अब सेल के साइटोसोल में कैल्शियम का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब कैल्शियम का अमाउंट साइटोसोल में बढ़ने की वजह से अलग अलग इवेंट्स कैरी आउट होंगे। तो ये तो इफेक्ट है IP3 का, जिसका नाम है आयोनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, आयोनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। और डाइअसाइल ग्लिसरॉल मतलब कि DAG, ये आगे जाकर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को, और प्रोटीन काइनेज C अब मेटाबॉलिक रेगुलेशन करेगा, मतलब कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, और एक्टिव करेगा वेरियस चैनल्स। अलग अलग चैनल्स को यह एक्टिव करेगा, और चैनल्स मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो आयंस की एंट्री और एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। देन अब यहां पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज खत्म हो गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये बात समझने जैसी है कि नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में फर्क क्या है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में इनबिल्ट टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहती है, लेकिन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में ऐसी एक्टिविटी नहीं रहती। इसलिए नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अपने साइटोप्लाज्मिक डोमेन में ऐसे प्रोटीन एसोसिएट करते हैं जिनके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहती है, राइट। तो कुछ पॉइंट समझ लेते हैं नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में, दैट दीज आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहने चाहिए, क्योंकि ये पोलर सिग्नल के लिए रिसेप्टर है। एंड द रिसेप्टर हियर इटसेल्फ do not have tyrosine kinase activity. Instead, some protein associated with this receptor have tyrosine kinase activity. खुद रिसेप्टर के पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं रहती, जो रिसेप्टर के
एंड में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी वाले प्रोटीन प्रेजेंट है, उनके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहती है। और ये प्रोटीन्स जैसे कि जैक प्रोटीन, जैनस काइनेज, जैनस काइनेज के पास काइनेज एक्टिविटी रहती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। CSRC प्रोटीन, इनके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रहती है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से कैरी आउट होने वाले सारे पाथवे नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी कैरी आउट करता है। ठीक है, तो आरटीके और एनआरटीके का दोनों का इक्वल पोटेंशियल है। एनआरटीके दैट मींस नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये भी सारे पाथवे को रन कर सकता है जो कि आरटीके कर सकता है। एनआरटीके के केस में सिग्नल्स क्या रहने चाहिए? सिग्नल्स रहेंगे इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइन्स, इंटरफेरॉन्स, इरिथ्रोपोइटिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से प्रोड्यूस किया जाता है और इरिथ्रोपोइटिन की वजह से आरबीसी का अमाउंट बढ़ेगा, आरबीसी प्रोडक्शन इनिशिएट होता है। रही बात इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, ये तो इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में इनसे ही हमें बार बार मुलाकात होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जैक स्टैट पाथवे, जिसमें जैक प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स। हम कहते हैं ना कि हिमोपाइटिक स्टेम सेल से माइलॉइड और लिम्फोइड लीनिएज बनते हैं, फिर माइलॉइड लीनिएज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बनते हैं, लिम्फोइड लीनिएज में बी सेल्स, टी सेल्स बनेंगे। तो ये जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है, इसमें जैक स्टैट पाथवे इन्वॉल्व रहता है। ऑल्सो दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लिम्स। जब फीटस के लिम्स डेवलप होते हैं, तब ये लिम्स के अंदर जैक स्टैट पाथवे इन्वॉल्व रहेगा। ऑल्सो दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ केजिन जीन ड्यूरिंग मिल्क प्रोडक्शन। हमें पता है कि मिल्क के अंदर केजिन प्रोटीन रहता है एंड दिस केजिन प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम केजिन जीन। तो केजिन जीन को एक्टिवेट करने के लिए जैक स्टैट पाथवे इन्वॉल्व रहता है। यहां पर पहले हम देख सकते हैं कि ये प्रोलैक्टिन रिसेप्टर है, आगे जाकर प्रोलैक्टिन बाइंड होगा, प्रोलैक्टिन बाइंड हो गया, रिसेप्टर डाइमराइज हो गए, रिसेप्टर डाइमराइज हो गए और अब एक्टिव हो चुके हैं। और एक्टिव होने के बाद इनके साथ एसोसिएटेड जो जैक2 नाम का प्रोटीन है, उस जैक2 प्रोटीन ने फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म कर दिया। जैसे ही जैक2 ने फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म कर दिया, अब वहां पर एंट्री होती है स्टैट की, और ये स्टैट का टायरोसिन रेसिड्यू है जो Y से रिप्रेजेंट किया गया है। याद रखना, अमीनो एसिड 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड रहते हैं, जिसमें से वन ऑफ द एरोमेटिक अमीनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन में ये रहा टायरोसिन, तो टायरोसिन के अंदर Y आता है ना, तो हम जो टाई लगाते हैं वो कुछ ऐसी रहती है, राइट, ऐसी कुछ। तो ये Y शेप्ड हो गया, तो टायरोसिन टाई Y, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो रहेगा Y। ये देखिए यहाँ पर Y। तो स्टैट के टायरोसिन रेसिड्यू के ऊपर अब फॉस्फोरिलेशन होगा। देखो, स्टैट के टायरोसिन रेसिड्यू के ऊपर फॉस्फोरिलेशन हुआ, तो अब स्टैट का भी डाइमराइजेशन हो गया, राइट, स्टैट का भी डाइमराइजेशन हो गया। और अब
स्टैट का डायमराइजेशन होने के बाद वो न्यूक्लियस में जा रहा है और वेरियस जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। याद रखने के लिए हम केजीन जीन को याद रख सकते हैं कि केजीन जीन का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर एक्टिवेट होता है। तो समरी क्या होगी जैक स्टैट पाथवे की? लिगैंड बाइंड होता है रिसेप्टर से, रिसेप्टर डायमराइज हो जाएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा जैक को, जैक फॉस्फोराइलेट करेगा खुद को, साथ ही साथ जैक फॉस्फोराइलेट करेगा स्टैट को। अब स्टैट फॉस्फोराइलेट हो गए तो स्टैट का डायमराइजेशन होगा, और अगर स्टैट डायमराइज हो गए तो ये न्यूक्लियस में जाएंगे और वेरियस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, जैसे कि केजीन जीन। आई बात समझ में? राइट? देन let us talk about the transcription factor coupled receptor pathway और SMAD pathway। SMAD pathway में 3 फैमिलीज आती है। देखो, SMAD pathway is involved in 3 families। पहली फैमिली है TGF बीटा फैमिली, दूसरी है BMP फैमिली और तीसरी है नोडल एंड एक्टिविन फैमिली। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिसेप्टर के 3 सिग्नल्स रहते हैं। वो सिग्नल TGF बीटा फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं, BMP फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं और नोडल एंड एक्टिविन फैमिली को भी बिलोंग कर सकते हैं। TGF बीटा फैमिली में TGF बीटा 1, 2, 3, 5 ये इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। दो सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू सेल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है TGF बीटा पाथवे। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कपल्ड रिसेप्टर के ऊपर TGF बीटा सिग्नल आके बाइंड हो गया, तो वो ऐसे पाथवे एक्टिवेट करेगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे और रेगुलेट करेंगे सेल डिवीजन को। तो ये थी पहली फैमिली सिग्नल की, राइट? ये सारे सिग्नल्स हैं। अब दूसरा सिग्नल है BMP फैमिली। BMP दैट मींस बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, जिसमें आता है BMP4 एंड BMP7, BMP4 एंड BMP7। BMP4 कुछ टिश्यू में बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कुछ अदर टिश्यू में एपिडर्मिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ टिश्यू में ये सेल प्रोलिफरेशन और सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि BMP4 डिसाइड करता है कि सेल सर्वाइव करेगा कि सेल की डेथ होगी। तो ये है BMP4 का रोल। अब हम समझते हैं BMP7 का क्या रोल है। BMP7 ये न्यूरल ट्यूब पोलैरिटी में रिस्पॉन्सिबल है। अब न्यूरल ट्यूब क्या है? जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ट्यूब से डेवलप होता है, एंड दैट ट्यूब इज न्यूरल ट्यूब। उस न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर एंड कौन सा होगा, पोस्टीरियर एंड कौन सा होगा, ये डिसाइड करना BMP7 का काम। क्योंकि न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर एंड हेड में ही डेवलप होना चाहिए, टेल में डेवलप होके कुछ उसका फायदा नहीं है, और जो पोस्टीरियर एंड है वो टेल में डेवलप होना चाहिए, राइट? साथ ही साथ किडनी डेवलपमेंट के लिए BMP7 रिस्पॉन्सिबल है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भी BMP7 रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाला सवाल सेट एग्जाम में आ सकता है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर
या कौन सा सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है? इट इज BMP7। तो हमने दो फैमिलीज देख ली सिग्नल की, TGF बीटा फैमिली और BMP फैमिली। अब हम बात करते हैं नोडल एंड एक्टिविन प्रोटीन फैमिली। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग रीजन्स को मेसोडर्म के। गैस्ट्रुलेशन के वक्त एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ऐसे 3 लेयर्स बनती है। तो मेसोडर्म, कहां का मेसोडर्म क्या बनेगा? अगर मेसोडर्म सपोज लिम्स में प्रेजेंट है तो वो स्केलेटल मसल्स बनेगा। अगर मेसोडर्म मेसोडर्मल एरिया चेस्ट के एरिया में प्रेजेंट है तो वो हार्ट बन जाएगा। तो मेसोडर्म कहां का क्या बनेगा ये डिसाइड करते हैं नोडल एंड एक्टिविन प्रोटीन्स। और साथ ही साथ नोडल एंड एक्टिविन प्रोटीन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वर्टिब्रेट एक्सिस बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी के लेफ्ट और राइट एक्सिस को, बॉडी के लेफ्ट और राइट एक्सिस को डिसाइड करने का काम कौन करते हैं? तो वो कौन करता है? नोडल एंड एक्टिविन प्रोटीन। अब हम समझते हैं कि स्मैड पाथवे कैसे कैरी आउट होता है। यहां पर स्मैड पाथवे में 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक है रिसेप्टर टाइप 2 और दूसरा है रिसेप्टर टाइप 1। अब तक हमने देखा कि एक जैसे रिसेप्टर रहते हैं, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं रहता। यहां पर हेटेरोडाइमर बनता है। हेटेरोडाइमर मतलब कि 2 अलग चीजें डाइमराइज होती है। एक है रिसेप्टर टाइप 2 और दूसरा है रिसेप्टर टाइप 1। बाकी की चीजें आप इग्नोर करो। रिसेप्टर टाइप 1 और रिसेप्टर टाइप 2 ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे कब? जब वहां पर TGF बीटा लिगैंड एसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही TGF बीटा लिगैंड वहां पर एसोसिएट होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो स्मैड प्रोटीन है उसका भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, वह एक्टिवेट हो जाएगा। और अब ये स्मैड प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाके स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। तो इस पाथवे की समरी को कैसे हम याद रखेंगे? TGF बीटा सुपर फैमिली लिगैंड बाइंड होता है रिसेप्टर 2 के साथ, फिर रिसेप्टर 2 बाइंड होता है रिसेप्टर 1 के साथ, मतलब कि अब रिसेप्टर 2 और रिसेप्टर 1 डाइमराइज हो गए, राइट? डाइमराइजेशन हो गया। और डाइमराइजेशन होने के बाद अब रिसेप्टर 1 और रिसेप्टर 2 फॉस्फोराइलेट होंगे, मतलब कि एक्टिवेट होंगे, फिर स्मैड का एक्टिवेशन करेंगे, फिर स्मैड डाइमराइज होगा। तो यहाँ पर एक स्टेप उन्होंने स्किप कर दी है, हमने स्किप कर दी है। स्मैड स्मैड ऐसे डाइमराइज हो जाते हैं, राइट? ऐसे डाइमराइज हो जाते हैं और फिर बाद में एंट्री लेंगे और फिर बाद में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, राइट? देन अब हमने TGF बीटा अगर रहा तो क्या होता है वो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि BMP और एक्टिविन रहा तो कैसे होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल कौन सा है? एक्टिविन, नोडल और TGF बीटा लिगैंड, और दूसरा है BMP लिगैंड। तो TGF बीटा लिगैंड, एक्टिविन, नोडल ये एक ही जैसे एक्ट करते हैं, लेकिन अलग पड़ता है BMP फैमिली के प्रोटीन्स, BMP4, BMP7, उनकी सिग्नलिंग थोड़ी अलग होती है। अलग इन द सेंस वो स्मैड प्रोटीन में डिफर करते हैं। सिग्नलिंग तो सेम रहेगी। एक्टिविन, नोडल और TGF बीटा लिगैंड के केस में, इस केस में, पहले केस में आप देख सकते हो SMAD2 SMAD3 डाइमराइज होते हैं, मतलब कि एक्टिवेट होते हैं SMAD2 SMAD3। सिग्नलिंग के बाद SMAD2 SMAD3 एक्टिव हो जाएंगे और बाद में SMAD4 को एक्टिवेट कर रहे हैं और अब SMAD4 न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, राइट? तो एक्टिविन, नोडल और TGF बीटा लिगैंड के केस में SMAD2/3 एक्टिवेट कर रहा है SMAD4 को और SMAD4 न्यूक्लियस में जा रहा है। लेकिन BMP के केस में एक्टिवेट हो रहे हैं SMAD1/5 जो आगे जाकर अगेन SMAD4 को एक्टिव कर रहे हैं और SMAD4 न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है।
मतलब कि डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस यहां पर है, डिफरेंस यहां पर है, बाकी चीजें सेम। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है कि एक्टिविन एक्टिव करते हैं SMAD 2/3 को, BMP एक्टिवेट करते हैं SMAD 1/5 को। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो ऐसी बन सकती है कि भाई BMP लिगैंड एक्टिवेट करता है SMAD 2/3 को, एक्टिविन नोडल एक्टिवेट करते हैं SMAD 1/5 को, तो वो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें समझना हो तो कुछ इस तरीके से हमको स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज। कोई बता सकता है क्या रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज हमने कहां पर देखा है? रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज हमने कहां पर देखा है? कल के ही लेक्चर में देखा होगा, लेकिन कहां पर? कल परसों के लेक्चर में। राइट राइट, जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग देखी थी तब हमने ये कहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है इट इज नथिंग बट रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज। रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज का सिग्नल कौन कौन रह सकता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो हमको पता है। साथ ही साथ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, atrial natriuretic peptide also called as ANP, रिसेक्ट स्पिरेक्ट, एक ही नाम है उनके, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के दो नाम, रिसेक्ट एंड स्पिरेक्ट। ये स्पर्म अट्रैक्शन में काम करेंगे। एग प्रोड्यूस करता है रिसेक्ट को सेंस करके स्पर्म अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स एग। यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ANP, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। अब सपोज आपने पानी बहुत ज्यादा पी लिया, काफी ज्यादा पानी पी लिया, तो ऐसे केस में ब्लड में वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। ब्लड में अगर वाटर का कंटेंट बढ़ा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट। अब सपोज ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूड रहा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहा तो बहुत जगह डैमेज हो सकता है। सबसे पहले डैमेज हो सकता है ब्रेन में, वेसल्स फूटती है, ब्लड वेसल्स फूटती है, और अगर ब्लड वेसल्स फूट जाएगी तो हैमरेज होता है, वहां पर ब्लड का लॉस होगा, और सबसे घातक चीज रहती है ब्रेन हैमरेज। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का काम तब आता है जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, इफ ब्लड वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, तो हार्ट के ऊपर, मतलब कि कार्डियक मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उनको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। कार्डियक मसल्स इंक्रीज प्रेशर टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करने के लिए कार्डियक मसल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर, जिससे अब
specialized mechanoreceptor known as stretch receptor. स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं एओर्टिक एरिया में या एओर्टा में या कैरोटिड बॉडी में। ये सारी चीजें हम एनिमल फिजियोलॉजी में भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी हमें ये चीज अभी भी क्लियर चाहिए कि एएनपी काम कैसे करता है। जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो गए, हार्ट के ऊपर प्रेशर लग रहा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और स्ट्रेच रिसेप्टर अब सिक्रीशन करेंगे एएनपी का फ्रॉम हार्ट। मतलब कि स्ट्रेच रिसेप्टर बताएंगे हार्ट को कि भैया एएनपी या एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड अब तैयार करो। सिक्रीशन ऑफ एएनपी फ्रॉम हार्ट, तो हार्ट से एएनपी सिक्रीट हो जाएगा। अब ये एएनपी एक्ट करेगा किडनी के ऊपर और किडनी को कहेगा कि वाटर बॉडी से बाहर निकालना शुरू करो, क्योंकि ब्लड में अब वाटर ज्यादा हो चुका है, ये वाटर का कंटेंट हमको कम करना है। तो आप एक काम करो, ब्लड में से वाटर को यूरिन में डालो और यूरिन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन शुरू कर दो। So there will be activation of excretion. एक्सक्रीशन एक्टिवेट हो गया। एक्सक्रीशन मतलब कि वाटर का एक्सक्रीशन ये शुरू हो गया, तो साथ ही साथ इनिबिशन भी होना चाहिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन का। वाटर रीअब्जॉर्प्शन मतलब यूरिन में से वाटर को ब्लड में लाना, लेकिन वही तो नहीं चाहिए, हमको ब्लड में से यूरिन में डालना है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड में से वाटर यूरिन में जाना चाहिए, यूरिन से फिर से ब्लड में नहीं आना चाहिए। तो यूरिन से फिर से ब्लड में आना मतलब कि वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को अब इनिबिट किया जाएगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन हो जाएगा। और अगर ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड काम करता है। आई बात समझ में? Then now let us talk about delta and notch signaling. थोड़ा याद करो, हमने जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग देखी है, शुरुआत में ही हमने जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग देखी थी। Juxtacrine signaling is a type of signaling in which receptor and ligand both are membrane bound. थोड़ा ध्यान से अगर यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सिग्नल है डेल्टा, डेल्टा इज सिग्नल एंड द रिसेप्टर विच इज नॉच, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। तो सेल 1 सेल 2 एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं एंड देयर एसोसिएशन इज थ्रू डेल्टा एंड नॉच प्रोटीन। डेल्टा और नॉच दोनों भी मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे ही डेल्टा और नॉच की इंटरेक्शन हुई यहां पर इस एरिया में, तो अब यहां पर प्रोटीएज एक्टिव हो रहा है और प्रोटीएज ने यहां से कट किया नॉच के साइटोप्लाज्मिक डोमेन को, जिससे कि नॉच का एक टुकड़ा अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और ये अंदर जाके CSL नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे कि टारगेट जीन का एक्सप्रेशन हो जाए।
लेकिन जब डेल्टा एब्सेंट था तो ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन वाला एरिया वहीं पर एसोसिएटेड था नॉच रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से टारगेट जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था। तो देखो कितनी सिंपल सिग्नलिंग है डेल्टा एंड नॉच सिग्नलिंग। तो डेल्टा एंड नॉच सिग्नलिंग का इंपॉर्टेंस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेल्टा एंड नॉच सिग्नलिंग का। तो ये है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग का one of the type, which is delta and notch signaling. Now let us talk about one of the important signal transduction pathway, which is Wnt signal transduction pathway. Wnt signal मतलब कि Wnt प्रोटीन, Wnt प्रोटीन अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होगा। याद रखना Wnt प्रोटीन ये एक फैमिली का मेंबर है जिसके ऊपर से फैमिली को नाम दिया गया है। वैसे Wnt प्रोटीन के Wnt प्रोटीन जैसे दिखने वाले बहुत सारे प्रोटीन है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन है। तो Wnt प्रोटीन फैमिली में जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया वो Wnt प्रोटीन था। फिर Wnt जैसे बहुत सारे प्रोटीन दिखाए गए, तो उन प्रोटीन को Wnt फैमिली के अंदर रखा गया। Wnt प्रोटीन, these are critical in establishing polarity of insect. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा इंसेक्ट की पोलैरिटी, मतलब कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। इस केस में Wnt सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वर्टिब्रेट लिम्स की पोलैरिटी, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल एरिया है वो कौन सा रहेगा, डिस्टल एरिया कौन सा रहेगा। प्रॉक्सिमल मतलब कि शोल्डर, डिस्टल मतलब कि फिंगर्स। तो कहां पर फिंगर्स डेवलप होंगे, कहां पर शोल्डर डेवलप होगा, ये डिसाइड करता है Wnt सिग्नल। Also they are important in proliferation of stem cells. Stem cells divide होने के लिए भी Wnt signal transduction pathway important है, and they are also important in regulation of cell fates along the axis of various tissue. कि सपोज आप लिम्ब ले लो, तो लिम्ब के मिडल पार्ट का एरिया रेडियस टिबिया रेडियस और अल्ना बल जाएगा। तो along the proximal distal axis बीच का एरिया डेवलप हुआ है रेडियस और अल्ना में। ये किसने डिसाइड किया, Wnt ने डिसाइड किया। एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम। एक फैक्टर है AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर, इसको याद रखना, इसके ऊपर सवाल आएगा आपको। एंटी मुलेरियन फैक्टर AMF, ये इन्वॉल्व है मैमेलियन यूरिनोजेनिटल सिस्टम को फॉर्मेशन के लिए। और सवाल ऐसा आ सकता है कि AMF कौन सी सिस्टम को तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज यूरिनोजेनिटल सिस्टम। और सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मैमेलियन यूरिनोजेनिटल सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन सा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इंपॉर्टेंट है। सो इट इज Wnt सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अब हम देखते हैं कि Wnt का पाथवे कैसा रहता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पाथवे काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं है। इस पाथवे में दो कंडीशन है, Wnt एब्सेंट, Wnt प्रेजेंट। जब Wnt एब्सेंट रहता है तब अंदर की कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि APC, GSK3, एक्सिन, ये तीनों मिलके बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करते हैं प्रोटियासोम में। मतलब कि APC, GSK3 और एक्सिन मिलके बीटा कैटेनिन को प्रोटियासोम नाम के ऑर्गेनेली में डाल के उसको तोड़ रहे हैं। अब ये देखो, ये बीटा कैटेनिन है, पिंक कलर में जो दिखाया गया है वो बीटा कैटेनिन है,
उसके ऊपर यूबिक्विटिन नाम के प्रोटीन ऐड किए गए। और आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको दिख रहा होगा कि बीटा कैटेनिन को बहुत सारे टुकड़े बन चुके हैं। तो अगर विंट सिग्नल नहीं है तो बीटा कैटेनिन डिग्रेड होगा, ये बात समझ लो पहले। विंट कैटेनिन का रिसेप्टर है फ्रीजल्ट, सॉरी विंट प्रोटीन का रिसेप्टर है फ्रीजल्ट। जैसे डेल्टा का नॉच है उसी तरह विंट का फ्रीजल्ट है। अब विंट आके बाइंड हुआ फ्रीजल्ट के ऊपर, देखो विंट आके बाइंड हुआ है फ्रीजल्ट के ऊपर। जैसे ही विंट ने फ्रीजल्ट के साथ एसोसिएशन परफॉर्म किया, अब एक प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है जिसका नाम है डाइशेवेल्ड। डाइशेवेल्ड ये इनहिबिट करता है GSK3 और एक्सिन को, GSK3 और एक्सिन को, जिससे अब APC अकेला गिर जाएगा। अब APC तभी काम कर सकता है जब उसके साथ GSK3 और एक्सिन होंगे, लेकिन डाइशेवेल्ड ने इनहिबिट कर दिया GSK3 को। अगर डाइशेवेल्ड ने इनहिबिट कर दिया GSK3 को तो APC अकेला हो गया। अब APC अकेला होने की वजह से बीटा कैटेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता और बीटा कैटेनिन अब स्टेबल हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। और अब आप देख सकते हैं कि बीटा कैटेनिन अंदर जा रहा है, ये देखिए अंदर जा रहा है बीटा कैटेनिन, और अंदर जाके TCF नाम के प्रोटीन के साथ मिलके अब इसने ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर दिया, वेरियस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। राइट, तो समरी कैसे लिखोगे? समरी हम लिखेंगे कि विंट आके एसोसिएट होता है फ्रीजल रिसेप्टर के साथ और ये LRP56 उनके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन रहते हैं अदर। ठीक है, फिर जब विंट फ्रीजल के साथ एसोसिएट होता है तो ये एक्टिवेट करेगा डाइशेवेल्ड प्रोटीन को, डाइशेवेल्ड इनहिबिट करेगा GSK3 को, और अगर GSK3 इनहिबिट हो गया तो अब ये खुद इनहिबिट होने की वजह से बीटा कैटेनिन को इनहिबिट नहीं कर सकता, क्योंकि GSK3 अगर खुद इनहिबिट हो गया, वो खुद शांत बैठ गया, तो वो उसका काम कैसे कर पाएगा? तो GSK3 का काम है बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर रहा, लेकिन GSK3 खुद इनहिबिट हो गया। अब GSK3 खुद इनहिबिट होने की वजह से वह बीटा कैटेनिन को रोक नहीं सकता अंदर जाने से, तो बीटा कैटेनिन अंदर चला जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है हमने शो की है, ये कंडीशन दिखेगी जब विंट बाउंड रहेगा। अब अगर सपोज विंट नहीं है, सपोज विंट नहीं है, विंट नहीं है तो क्या होगा? विंट फ्रीजल रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा क्या? नहीं होगा। डाइशेवेल्ड एक्टिव होगा क्या? नहीं होगा। डाइशेवेल्ड एक्टिव नहीं होगा तो GSK3 को इनहिबिट करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर GSK3 एक्टिव रहेगा, GSK3 एक्टिव रहेगा तो बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करेगा, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन करेगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। क्योंकि बीटा कैटेनिन अगर डिग्रेड कर रहा है तो न्यूक्लियस में जाने के लिए कोई है ही नहीं, और अगर न्यूक्लियस में जाने के लिए कोई है नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन कहां से होगा? राइट, आई बात समझ में? तो ये सारी सिग्नलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सिग्नलिंग को जितना भी इजी किया जा सकता है मैंने किया है, जितना भी इजी किया जा सकता है, और सेट एग्जाम के हिसाब से इसको जितना हम कर सकते हैं वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। अब आपका सिर्फ इतना काम है कि इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ। ज्यादा लेंथी नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। जितना गिन के मैंने आपको पढ़ाया है बस उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। ओके, अब आगे बात करते हैं हेजॉग सिग्नल के बारे में। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेजॉग सिग्नल। नाम भी देखो कितना बढ़िया है उसका, हेजहॉग। सोनिक हेजहॉग नाम का कार्टून आता था, ब्लू कलर का वो बंदा रहता था, बहुत फास्ट भागता था वो। तो इस केस में सिग्नल कौन सा है? सिग्नल है हेजहॉग प्रोटीन। रिसेप्टर कौन है?
रिसेप्टर रहेगा पैच रिसेप्टर। हेजॉक प्रोटीन एंड पैच रिसेप्टर। तो ये डायग्राम आप भूल जाओ, ये डायग्राम गलती से आ गई है। हेजॉक प्रोटीन एंड पैच रिसेप्टर। अबाउट हेजॉक प्रोटीन एंड पैच रिसेप्टर आप सिर्फ इतना याद रखो कि ड्रोसोफिला के केस में विंगलेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन, विंगलेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेजॉक सिग्नल। ठीक है। और एक बात, फॉर्मेशन ऑफ ZPA रीजन, ZPA रीजन दैट मींस जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ये सपोज हमारा लिम्ब है, सपोज दिस इज लिम्ब, ये हमारा हाथ हो गया, राइट? ये एम्फीबियन लिम्ब समझ लो, कोई बात नहीं। तो जहां पर थंब रहता है, दिस इज थंब, थंब वाले एरिया को हम एंटीरियर कहेंगे, और जहां पर पिंकी प्रेजेंट है, दैट मींस सबसे छोटी उंगली, उसको हम पोस्टीरियर कहेंगे। तो पोस्टीरियर साइड में एक एरिया डेवलप होता है जिसको ZPA रीजन कहा जाएगा। तो इस ZPA रीजन को फॉर्म करने के लिए हेजॉक सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है। बस आपने ये दो चीजें याद रखनी है, मोर देन सफिशिएंट है अबाउट हेजॉक सिग्नलिंग, राइट? So that was all about today's lecture.